हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी सामने आई है। दरअसल 15 मार्च से पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की छठी और 7वीं किस्त की राशि जारी होगी। खाते में एक साथ 5,000 रुपए आएंगे। विधानसभा में मंत्री चमरा लिंडा ने इसकी घोषणा कर दी। मंत्री चमरा लिंडा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि 15 मार्च से पहले तक मैया सम्मान योजना की लाभुकों के खाते में जनवरी और फरवरी माह की राशि भेज दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च की राशि भी विभाग को भेज दी गई है। जल्द ही यह राशि भी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिसंबर के बाद से नहीं मिली किस्त की राशि। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 2 किस्त की राशि महिलाओं को दिसंबर माह के बाद से नहीं मिली है। बता दें कि योजना की शुरुआत में महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 की राशि मिलती थी, जिसे हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ाकर प्रतिमाह 2,500 रुपया कर दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राशि बढ़ने के बाद से अब तक किस्त केवल एक बार ही मिली है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वह काम कर दिया जिसे 20 साल में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। दरअसल झारखंड में अब तेजी से साक्षरता में सुधार होने लगा है। स्नातकों की संख्या में जबरदस्त तरीके से इजाफा हो रहा है। वर्ष 2000 में झारखंड की साक्षरता दर 53% थी, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 76% हो गई है। वर्ष 2023 से 25 में पुरुषों में साक्षरता दर 83% तथा महिला साक्षरता दर 70% थी। हालांकि वर्ष 2019 से 20 की तुलना में साक्षरता में लैंगिक अंतर 27% था, जो अब घटकर 17.2% रह गया है। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में रखी गई झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया कि राज्य में अशिक्षितों की संख्या तेजी घट रही है। वहीं स्नातकों की संख्या में 7% तथा स्नातकोत्तर की संख्या में 1% की वृद्धि हुई है। इधर देश में सिंगल टीचर वाले स्कूलों की संख्या घटी है, लेकिन झारखंड में ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2022-23 में ऐसे स्कूलों की संख्या 8.06% थी, जो वर्ष 2024-25 में ऐसे स्कूलों की संख्या 8.06% थी, जो वर्ष 2024-25 में ऐसे स्कूलों की संख्या 8.06% थी, जो वर्ष 2024-25 में ऐसे स्कूलों की संख्या 8.06% थी, जो वर्ष 2024-25 में ऐसे स्कूलों की संख्या 8.06% थी, जो वर्ष 2024-25 में ऐसे स्कूलों की संख्या 8.06% थी, जो वर्ष 2024-25 में ऐसे स्कूलों की संख्या 8.06% थी, जो वर्ष 2023 से 24 में घटकर 7.53% हो गई है। इसके उलट झारखंड में इस दौरान सिंगल टीचर वाले स्कूलों की संख्या 17.13% से बढ़कर 18.78% हो गई है। राज्य में ऐसे स्कूलों में नामांकन भी बढ़ा है। वर्तमान में इन विद्यालयों में 4.1099 बच्चे नामांकित हैं। यह सर्वेक्षण यूडायस प्लस में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इस बीच राहत की खबर यह है कि राज्य में ऐसे स्कूलों की संख्या में कमी आई है जहां 0 नामांकन होता है। ऐसे स्कूलों की संख्या उक्त अवधि के दौरान 370 से घटकर 199 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार यह राज्य में शिक्षा में हुए सुधार को दर्शाता है। छात्र शिक्षक अनुपात में हुआ सुधार। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में स्कूली शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात (PTR) में सभी स्तरों पर लगातार सुधार हुआ है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर 25 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध हैं, जबकि झारखंड में 35 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। इस साल 14 मार्च को होली मनाया जाएगा। सनातनियों के इस खास त्योहार को हर कोई अपनों के बीच मनाना चाहता है।
लेकिन ट्रेनें अभी से ही नो रूम पड़ी हैं। ऐसे में होली पर घर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे होली स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। रांची से होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। ट्रेन रांची से कब खुलेगी और रांची के लिए कब चलेगी, इसका टाइम टेबल और ट्रेन के स्टॉपेज की भी जानकारी सामने आ गई है। यात्रियों की सुविधा एवं होली के त्योहार पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए 2883/2884 रांची गोरखपुर रांची होली स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। रेलवे ने बताया कि इन ट्रेनों में एक जनरेटर यान का कोच, एसएलआरडी का एक कोच, सामान्य श्रेणी के 4 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 6 कोच, वातानुकूलित 3 टियर के 7 कोच, वातानुकूलित 2 टियर के 2 कोच और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की केंद्रीय समिति ने पाकुड़ जिले में नगर और प्रखंड समितियों के गठन की घोषणा कर दी है। यह निर्णय पाकुड़ जिला संयोजक मंडली के प्रस्ताव और निर्देशों के तहत लिया गया। पार्टी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि सभी नगर व प्रखंड समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इसके तहत पाकुड़ नगर समिति का अध्यक्ष मुकेश सिंह, उपाध्यक्ष रियाज अंसारी, सचिव नूर आलम और कोषाध्यक्ष बिंदु गुप्ता को बनाया गया है। अन्य प्रखंड समितियों का गठन इस प्रकार किया गया। 1. पाकुड़ प्रखंड समिति। ओ अध्यक्ष मुरलीधर शेख, ओ उपाध्यक्ष अजफारुल शेख, ओ सचिव राजेश सरकार, ओ कोषाध्यक्ष पतरस मरांडी। 2. हिरणपुर प्रखंड समिति। ओ अध्यक्ष मो इसहाक अंसारी, ओ उपाध्यक्ष विकास रविदास, ओ सचिव सरकार डुंडू, ओ कोषाध्यक्ष इस्मादुल अंसारी। 3. लिट्टीपाड़ा प्रखंड समिति। ओ अध्यक्ष प्रसाद हांसदा, ओ उपाध्यक्ष रमन साहा, ओ सचिव जावेद आलम, ओ कोषाध्यक्ष जलवा हांसदा। 4. अमड़ापाड़ा प्रखंड समिति। ओ अध्यक्ष श्यामलाल हांसदा, ओ उपाध्यक्ष डुंग डुंग, ओ सचिव जलेहोन किस्कू, ओ कोषाध्यक्ष रमेश टुडू। 5. पाखुड़िया प्रखंड समिति। ओ अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा, ओ उपाध्यक्ष निवारण मरांडी, मंजूर आलम, ओ सचिव मुबीन अंसारी, ओ कोषाध्यक्ष कालेश्वर डुंडू। 6. महेशपुर प्रखंड समिति। ओ अध्यक्ष अब्दुल वदूद, ओ उपाध्यक्ष आनारुल मिर्जा, ओ सचिव जेसर सुशील हेम्ब्रम, ओ कोषाध्यक्ष सुनील साहा। झामुमो केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि सभी नवगठित समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में संगठन की मजबूती के लिए कार्य करें। साथ ही समितियों से यह भी कहा गया है कि वे पंचायत व वार्ड स्तर तक अपनी इकाइयों का विस्तार करें और इसकी विस्तृत सूची केंद्रीय समिति को प्रस्तुत करें। पार्टी ने सभी नवगठित पदाधिकारियों से अनुशासन व समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीद जताई है कि ये समितियां संगठन को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित पलामू बाघ अभयारण्य पीटीआर में एक हाथी का शव शनिवार को मिला। वन विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। हाथी का शव बेतला रेंज के तेलही पहाड़ी के पास मिला। यह घटना लातेहार जिले में पिछले 1 महीने में जंगली हाथी की मौत की तीसरी घटना है और सभी मामलों में हाथियों के बीच संघर्ष होने का संदेह जताया जा रहा है। बेतला रेंज के रेंजर उमेश दुबे ने बताया कि बृहस्पतिवार को 3 खोरियां के पास एक अन्य हाथी के साथ संघर्ष के दौरान यह हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। पशु चिकित्सक द्वारा उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन वह इलाज के दौरान उस स्थान से भागकर शनिवार को तेलही पहाड़ी के पास मृत पाया गया। मृत हाथी का पोस्टमार्टम किया गया और बाद में उसे दफना दिया गया। पहले भी हुई थीं हाथियों की मौतें। 16 फरवरी को पीटीआर के दक्षिण डिवीजन के गारू पश्चिमी रेंज में एक नर हाथी का शव पाया गया था। इससे पहले 7 फरवरी को लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के दुधमतिया जंगल में एक नर हाथी का खून से लथपथ शव मिला था। इन दोनों मामलों में भी यह संदेह जताया जा रहा है कि हाथियों की आपसी लड़ाई के कारण उनकी मौत हुई। झारखंड वन विभाग अब इन घटनाओं के बाद सक्रिय हो गया है और खास तौर पर हाथियों की मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हालिया घटनाओं को देखते हुए विभाग आपसी संघर्ष के कारण इन हाथियों की मौत की संभावना पर ध्यान दे रहा है।
गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने जितेंद्र मंडल के घर में जमकर उत्पात मचाया है। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने तो पहले जेवरात और नकद की लूटपाट की, फिर घर मालिक को जान से मारने की धमकी दे डाला। इससे पूर्व घर मालिक ने अपराधियों का विरोध कर दिया था। देर रात मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हालांकि अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। शादी के लिए पैसा जमा था। घर में पीड़ित ने कहा कि घर में शादी का कार्यक्रम होना था। शादी की तैयार को देखते हुए घर में नकद पैसा और जेवरात अलमीरा में रखा था। डकैतों ने घर में रखे 1,74,000 नकद और जेवरात लूटपाट कर अपने साथ ले गए। अपराधियों का चेहरा कपद्धा से ढका हुआ था, जिस कारण उन लोगों की पहचान नहीं हो सका है। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ धनंजय राम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। जल्द पूरे मामले का खुलासा कर अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी महाराज मंदिर में होली को लेकर मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही इसके लिए एक विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। मंदिर प्रबंधन ने ऐसे भक्तों से होली के समय मंदिर न आने का निवेदन किया है जो रंगों से एलर्जी रखते हैं या जिन्हें रंगों के कारण असहजता महसूस होती है। इसके अलावा बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को भी भारी भीड़ से बचने के लिए मंदिर में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है। इन चीजों को लाने पर रहेगी रोक। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार का रंग, गुलाल या प्रसाद मंदिर में लाने की अनुमति नहीं होगी। केवल ठाकुर जी की प्रसादी का रंग भक्तों पर डाला जाएगा, जिसे शुद्धता के साथ तैयार किया जाएगा। भक्तों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे दूर से ठाकुर जी की ओर रंग या गुलाल न फेंकें। यदि कोई भक्त प्रसाद, माला या रंग चढ़ाना चाहते हैं तो यह केवल सेवायत गोस्वामी जनों को दिया जाए। जानकारी हो कि मंदिर प्रशासन ने विशेष रूप से यह भी निर्देश दिए हैं कि वृद्ध, छोटे बच्चे, दिव्यांगजन, बीमार लोग और सांस संबंधी रोगों से पीड़ित लोग मंदिर में न आएं। रंगों से एलर्जी वाले लोगों को मंदिर परिसर से दूर रहने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए कुछ अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इनमें भक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित मार्ग से ही मंदिर में प्रवेश करें और बाहर जाएं। मंदिर परिसर में पब्लिक एडवाइजरी सिस्टम की घोषणाओं का पालन करें। श्रद्धालुओं से यह भी कहा गया है कि वे अपने जूते चप्पल विशेष जूता घरों में रखें, जो कि मंदिर के पास स्थित विभिन्न स्थानों पर बने हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों और बुजुर्गों के पास उनके नाम, पता और फोन नंबर की पर्ची रखना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। ठंड के मौसम में कुत्ते काफी आक्रामक हो जाते हैं। इस कारण आए दिन लोगों को शिकार बनाते हैं। धनबाद में अगस्त 2024 से अब तक के डॉग बाइट के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। एनएमएमसी अस्पताल के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 माह में 13,528 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। हर दिन औसतन सैकड़ों लोग आक्रामक कुत्तों का शिकार बनते हैं। सड़कों और गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते ठंड के मौसम में काफी आक्रामक हो जाते हैं। आने जाने वाले लोगों को देखकर कुत्ते झपट पड़ते हैं। 7 माह के आंकड़े चौंकाने वाले एसएनएमएमसी अस्पताल से प्राप्त आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2024 के अगस्त महीने में 1,308 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। इतने लोग एंटी रेबीज लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। कुछ इसी तरह से सितंबर महीने में 147 डॉग बाइट के मामले सामने आए, जबकि अक्टूबर महीने में यह आंकड़ा बढ़कर 1,854 पहुंच गया। वहीं नवंबर महीने में 2,204, दिसंबर महीने में 2,659, वहीं साल 2025 जनवरी महीने में 2,349 और अब तक के फरवरी महीने में 1,684 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। इन 7 महीनों में कुल 13,528 डॉग बाइट के मामले सामने आए। अगस्त के बाद सितंबर से धीरे धीरे डॉग बाइट के मामले बढ़ जाते हैं।
फरवरी से फिर आंकड़ों की रफ्तार धीमी हो जाती है। वहीं हम पिछले साल 2024 की फरवरी महीने की बात करें तो 1750 डॉग बाइट के मामले, मार्च में 2314, अप्रैल में 1891, मई में 1620, जून में 1667 डॉग बाइट के मामले, 1652 और जुलाई में 1559 डॉग बाइट के मामले सामने आए। पिछले साल 2024 में मार्च से जुलाई की आंकड़ों पर गौर करें तो 9006 डॉग बाइट के मामले देखने को मिले। साल 2024 के अगस्त महीने से इस वर्ष के फरवरी तक में 4522 डॉग बाइट के मामले में वृद्धि हुई। इस संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार सिन्हा ने कहा कि ठंड और बरसात दोनों मौसम में डॉग बाइट के मामले में वृद्धि होती है। फीमेल डॉग सीजनल ब्रीडर होती है, यही इसका मुख्य कारण है। उन्हें साल में 2 बार पीरियड आते हैं, पहला ठंड और दूसरा बरसात का मौसम। डिस्चार्ज के दौरान फ्यूरोमिनल्स स्मेल से मेल डॉग रिएक्ट करते हैं। कुत्ता का नाक काफी सेंसिटिव होता है, उनके सूंघने की क्षमता काफी होती है। उस इंटेंशन में डॉग काफी अग्रेसिव होते हैं। ठंड और बरसात उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पहले ही यह संकेत दिया है कि जनता के ऊपर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगेगा, यानी साफ है कि जनता पर कोई बोझ नहीं लादा जाएगा। ये बातें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहीं। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट जनहित को पूरा करने वाला होगा। अबुआ बजट के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी और कई सामाजिक संगठन और आम जनता से बजटीय प्रावधान के लिए राय शुमारी की और कई आवश्यक सुझाव भी सरकार को दिया है। शाहदेव ने कहा कि निश्चित रूप से बजट का आकार बढ़ेगा, जो लगभग 1,45,000 करोड़ तक जा सकता है। यह भी कहा कि बजट का आकार का बढ़ना महत्वपूर्ण तो है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बजट का पैसा खर्च हो और लोगों का कल्याण हो। आने वाले इस बजट में अच्छा समन्वय होगा और सरकार का फोकस कल्याणकारी योजनाओं पर होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार राज्य की जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाना चाहती है। यही कारण है कि मैया सम्मान योजना, वृद्ध को वृद्धा पेंशन, छात्रों को छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन सहित कई योजना पर सरकार का फोकस होगा। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य किसानों को राहत पहुंचाना भी होगा। प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि झारखंड में सीएजी द्वारा रिपोर्ट जारी कर बताया गया है कि कोविड आपदा के समय केंद्र सरकार से कुल राशि का सीमित हिस्सा ही राज्य सरकार द्वारा खर्च किया गया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। सीएजी द्वारा यह कहना बिल्कुल निराधार है और पारदर्शी नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड काल में काफी ऐतिहासिक और सराहनीय कार्य किया था। देश विदेश में फंसे लोग व मजदूरों को हवाई जहाज और रेलवे से झारखंड लाने का काम किया। अपने राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन सहित जरूरी उपकरण व दवाइयां मुहैया कर मदद करने का काम किया था। विदित है कि पूर्व के सीएजी विनोद राय ने बीजेपी के इशारे पर और लोभ लालच से प्रभावित होकर यूपीए 2 मनमोहन सरकार के खिलाफ मनगढ़ंत तरीके से रिपोर्ट पेश कर देश भर में बदनाम करने का गंदा काम किया था। जब मामला न्यायालय में गया तब उन्होंने बाद में फर्जी रिपोर्ट बताकर माफी मांग ली थी। जब 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी तब विनोद राय को इनाम के रूप में बीसीसीआई का एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी बना दिया गया था। कोविड विश्व पर सबसे बड़ा आपदा था। सीएजी रिपोर्ट में पीएम केयर फंड का जिक्र तक नहीं है। यादव ने कहा कि कल विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का ऐतिहासिक आम बजट पेश किया जाएगा। निश्चित रूप से राज्य के चहुमुखी विकास का स्वरूप पेश होगा। ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, उद्योग, कौशल विकास के साथ युवाओं तथा महिलाओं व अन्य क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने पर विशेष फोकस रहेगा। यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार 2 में काफी अच्छा काम हो रहा है। कई लाभार्थी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए जनता से किए गए वादों को समयानुसार पूरा कर रहे हैं। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है।
बीते रात 4 वर्षीय एक नाबालिग को हवस का शिकार बनाया है। आरोपी स्वर्ण जयंती नगर का रहने वाला है। घटना के बाद से आरोपी घर छोड़कर फरार है। देर रात पीड़िता का बयान महिला थाना प्रभारी ने लिया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार शनिवार की रात करीब 8 बजे नाबालिग की मां घर में खाना बना रही थीं। बच्ची खेलने में मस्त थी। इसी दौरान आरोपी नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसे हवस का शिकार बनाया। घटना के बाद नाबालिग रोते हुए मां के पास पहुंची तो मामले की जानकारी परिजनों को हुई। इसके बाद परिजनों ने आरोपी की पिटाई भी की, लेकिन पुलिस के पास पहुंचने से पहले आरोपी भाग चुका था। बिहार में मिला है आरोपी का मोबाइल लोकेशन। पुलिस को मामले की जानकारी बीते रात मिल गई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग चुका था। फिर पुलिस ने मोबाइल का लोकेशन निकाला तो उसका लोकेशन बिहार का मिला है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम आरोपी को पकड़ने के लिए बिहार रवाना हो चुकी है। राज्य के कई जिलों में दहशत कायम करने वाला आक्रमण गंझू की कहानी किसी से छिपी नहीं है। यूं कहे तो टीएसपीसी संगठन का रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू उर्फ आक्रमण गंझू उर्फ आक्रमण को पुलिस की हर चाल की भनक समय से पहले लग जाती थी। लेकिन चतरा एसपी आईपीएस विकास पांडेय की दिमाग के सामने आक्रमण की हर चाल कमजोर पड्डा और इसका बड़ा फायदा चतरा पुलिस को मिला। इसका सबूत आक्रमण की गिरफ्तारी से होता है। रीजनल कमांडर आक्रमण ने बिहार से पलामू जाना का वैसा समय चुना था जब पुलिस नींद की गहराई में होती है, लेकिन चतरा एसपी विकास पांडे की चाल ने आक्रमण को उस वक्त मात दिया जब खुद को सुरक्षित समझते हुए मध्य रात्रि में 4 पहिया वाहन से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। मगर शेरघाटी हंटरगंज रोड में पतसुगिया पुल के पास आईपीएस विकास पांडेय की टीम ने घेराबंदी कर सूझबूझ से आक्रमण को पत्नी समेत अन्य 2 सक्रिय सदस्यों के साथ पकड़ लिया। आक्रमण की गिरफ्तारी से टीएसपीसी संगठन को बहुत बड़ा झटका लगा है। चतरा एसपी ने जोहार लाइव से बातचीत में कहा कि गिरफ्तार आक्रमण गंझू हथियारों का बड्ढा शौकीन है। बाल अवस्था से ही आक्रमण गोली चलाने का शौक रखता था। हथियार सप्लायर आक्रमण को इंग्लिश हथियार उपलब्ध करवाता था। आक्रमण इंग्लिश हथियार बरेटा, कोल्ट, यूएसए का ज्यादा इस्तेमाल करता था। अपने पास हमेशा इंग्लिश का 2 पिस्टल ब्लू रंग के बैग में रखता था। दस्ता के साथ चलने में सिर्फ बड़ा हथियार साथ में रखता था और बाकी समय खुद छोटे हथियार को बैग में रख किसी भी जगह आना जाना करता था। विकास पांडे ने कहा कि गिरफ्तार आक्रमण गंझू वर्ष 1996 में माओवादियों के बाल दस्ता से जुड़ गया था। 2 वर्ष तक बाल दस्ता में काम किया और फिर वापस घर लौट गया। कुछ समय घर बिताने के बाद आक्रमण फिर से माओवादियों के संगठन से जुड़ा। लंबे समय तक माओवादियों के लिए काम किया। इसके बाद वर्ष 2004 में आक्रमण ब्रजेश गंझू उर्फ सरदार जी, नगीना गंझू समेत अन्य 20 से 25 दस्ता सदस्य माओवादियों का 25 से 30 हथियार लेकर संगठन से भाग गया। फिर इन लोगों ने मिलकर टीएसपीसी संगठन का विस्तार किया और चतरा, लातेहार, पलामू इलाके में लेवी वसूलना शुरू किया। बैंक में सरकारी नौकरी पाने का बहुत सारे लोगों को सपना होता है। ऐसे इच्छुक लोगों के लिए बैंक में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ भर्ती 2025 के लिए युवाओं के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल 3 मार्च 2025 से शुरू होगी। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2025 तय की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 350 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस बार बाहा महोत्सव की शुरुआत 4 मार्च यानी कल से होगी। यह महोत्सव फागुन माह के 5वें दिन से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलेगा, जो आदिवासी बहुल इलाकों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय ग्रामीण अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और आस्था के साथ शामिल होंगे। बाहा महोत्सव के पहले दिन
नड़का होगा, जिसके बाद दूसरे दिन बाहा बोंगा और तीसरे दिन बाहा सेंद्रा का आयोजन किया जाएगा। समाज की परंपराएं और पूजा विधि सरजामदा निधिरटोला के पारंपरिक पुजारी नायके बाबा पलटन हेम्ब्रम ने बताया कि जैसे हर साल होता है, इस साल भी महिला और पुरुष पारंपरिक परिधान में जाहेरथान में जाकर माथा टेकेंगे और मरांग बुरु तथा जाहिर आयो से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद पूजा समाप्त होने पर नायके और सहनायके बाबा समाज के लोग सखुआ यानी सरजोम बाहा बांटेंगे। पुरुष साल के फूलों को अपने कानों में पहनेंगे और महिलाएं सखुआ फूल को जुड़ों में सजाएंगी। तीसरे दिन बाहा सेंद्रा के दौरान आदिवासी संताल समाज के लोग एक दूसरे पर स्वच्छ पानी डालकर बाहा का आनंद लेंगे और पानी की होली खेलेंगे। यह पानी की होली खेली जाती है क्योंकि रंगों की होली आदिवासी समाज में पूरी तरह वर्जित है। प्रकृति की उपासना और बाहा पर्व संतालों का एक प्रमुख और पवित्र पर्व है, जिसमें महिला और पुरुष पारंपरिक विधियों से जाहिरथान में जाते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस पर्व को केवल भारत ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और अमेरिका में भी धूमधाम से मनाया जाता है। आदिवासी बहुल इलाकों में बाहा पर्व की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पारंपरिक नियम और वर्जित वस्त्रपूरी हांसा मांझी बाबा भोक्ता हांसदा ने इस पर्व के दौरान पारंपरिक नियमों और विधियों का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि बाहा बोंगा के दौरान पुरुषों के लिए काला शर्ट, काली धोती और पीली धोती पहनना वर्जित रहेगा। वहीं महिलाओं के लिए पंछी साड़ी, काला साड़ी, जुड़े में गजरा सजाना और गुलाब फूल का उपयोग भी पूरी तरह से वर्जित रहेगा।